कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में कोई वैज्ञानिकता नहीं है, ये बस पुराने लोगों ने कुछ परंपराएं शुरू कर दी हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक तथ्य लेकर आया हूँ। किस विषय पे वैज्ञानिक तथ्य लेकर आया हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि हिंदू धर्म बहुत वास्ट है। आप इसके वेदों में, पुराणों में और इनकी जो सठ दर्शन होते हैं, अगर आप उनमें जाएंगे आपको हर जगह पर कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तथ्य मिलेंगे। हिंदू धर्म की परंपराएं भी कहीं ना कहीं विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। जो त्योहार मनते हैं वो भी, उनके पीछे भी कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक कारण होता है। तो वो सब कवर कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कुछ एक विशेष विषय लेकर आया हूँ जिस विषय पे मैं आपको कुछ वैज्ञानिक तथ्य दूंगा। और वो विशेष विषय है माता से जुड़ा, देवी माँ से जुड़ा, भगवती से जुड़ा, आदि शक्ति से जुड़ा। आखिरकार हिंदू धर्म में देवियों को इतना महान क्यों बताया गया है? शाक्त परंपरा के अनुसार माँ भगवती से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। शिव जी भी अपने ध्यान में माँ भगवती को याद करते हैं और विष्णु भी उन्हीं को याद करते हैं, ब्रह्मा भी उन्हीं को ही याद करते हैं। तो देवी को ही क्यों माना गया है कि उन्होंने ही इस पूरे संसार की रचना करी है? मैंने 3 पॉइंट निकाले हैं जिससे मैं यह सिद्ध कर पाऊं कि देवी और जो शक्ति है उसी ने ही संसार की रचना करी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार संसार की रचना करने वाली को देवी क्यों माना गया है। शाक्त परंपरा में यही माना जाता है कि देवी ने ही इस पूरे संसार की रचना करी है। इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि जननी, आप अपने आसपास देखेंगे तो आप पाएंगे कि जन्म देने की क्षमता सिर्फ स्त्री में है। आप चाहे अपने घर में देख लें या आप जानवरों के साथ में देख लें या पेड़ पौधों में भी यही चीज होती है कि जो भी स्त्री है, जो भी फीमेल्स है, वही जन्म दे सकती है। उनको सहयोग के लिए पुरुष की आवश्यकता जरूर पड़ती है, लेकिन आखिरकार जन्म देने का काम स्त्री ही करती है। जब कुछ भी नहीं था तब इस संसार का जन्म हुआ होगा तो वो किसी ऐसी शक्ति से हुआ होगा जो कि अपने आप में स्त्री गुण लिए होगी, और वही भगवती माता है। हमने उसको माता का रूप माना है। हम मानते हैं कि माँ ही इस पूरे संसार की जननी है। यहाँ पर शैव और वैष्णव संप्रदाय के अलग अलग मत हो सकते हैं। अगर शाक्त परंपरा को आप ध्यान से समझेंगे तो पाएंगे कि इस पूरे संसार की रचना माँ ने करी है, और ये बात कहीं ना कहीं सही है। अब मैं अपने दूसरे पॉइंट पर आता हूँ। X एंड Y क्रोमोसोम। जी हाँ, हम जब बनते हैं तो हमारे शरीर में जो डीएनए होता है उसके अंदर जेनेटिकल इंफॉर्मेशंस होती है। उसमें 23 पेयर्स होते हैं। इसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो X और X के होते हैं। थोड़ा सा जटिल हो रहा है तो आसानी से समझाता हूं मैं कि जो 23 पेयर्स है, मतलब 23 जेनेटिकल इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपको माँ के पास में होती है, और जो बाकी की 23 इंफॉर्मेशन होती है वो पिता के पास में होती है। और जब माँ गर्भ धारण करती है और बच्चा उसके पेट में आता है तो उस बच्चे में पिता के 23 और माँ के 23 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मिलते हैं, और ये पेयर बनाते हैं। ये जब पेयर बनाते हैं तो इसमें से 22 जो होते हैं वो X और X ही होते हैं, क्योंकि माता से भी X मिला होता है और पिता से भी X ही मिला। लेकिन जो 23वां क्रोमोसोम होता है वो थोड़ा सा विशेष होता है। इसमें X क्रोमोसोम माँ से मिलता है और पिता से X या Y कोई सा भी क्रोमोसोम मिल सकता है। अगर वह पिता से X क्रोमोसोम मिलता है और 23 के 23 सारे के सारे पेयर्स X के ही हैं, तो जो बच्चा जन्म लेगा वह एक लड़की होगा। लेकिन जो 23वें पेयर में माँ से X मिला हो लेकिन पिता से Y क्रोमोसोम मिल जाए, तो ऐसे में जो बच्चा जन्म लेगा वह पुरुष होगा। मतलब पुरुषों में एक विशेष क्रोमोसोम होता है जिसको बोलते हैं Y क्रोमोसोम, जो कि स्त्रियों में नहीं होता है। तो ये जो Y क्रोमोसोम है ये कहाँ से आया? अब इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। जब सृष्टि की रचना हो रही थी और जीव बन रहे थे तब मात्र X क्रोमोसोम ही था, Y क्रोमोसोम का कोई अस्तित्व नहीं था। जी हाँ, तो आप मान सकते हैं कि इस पूरे संसार में सिर्फ स्त्रियां ही थीं।
लेकिन ऐसा नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि उस समय जो जेंडर निर्धारित करता था वो कुछ और चीज़ें भी ऐसी होती थी, तापमान और क्लाइमेट कंडीशन, उन पे भी जेंडर डिपेंड करता था। लेकिन एक एवोल्यूशन के बाद में जेंडर जो है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम पे डिपेंड हो गया। वाई क्रोमोसोम एक्चुअल में आया कहाँ से? वाई क्रोमोसोम आया है एक्स क्रोमोसोम से ही। एक कोई ऐसा समय आया होगा जिसमें एक क्रोमोसोम जो एक्स था उसमें कुछ चेंजेस आ गए होंगे और वो थोड़ा सा अलग हटकर बन गया होगा, और वही वाई क्रोमोसोम रहा होगा। और यही वाई क्रोमोसोम पुरुष प्रधान होता है, मतलब ये बताता है कि यह व्यक्ति पुरुष है। हमारे जितने भी गुण होते हैं जो पुरुष में होते हैं वो यही वाई क्रोमोसोम निर्धारित करते हैं। तो आप मान सकते हैं जो वाई क्रोमोसोम है वो भी एक्स क्रोमोसोम ही है, मतलब एक्स क्रोमोसोम में एक एरर आ गया है जिस वजह से वाई क्रोमोसोम बन गया है। तो मतलब जितने भी पुरुष हैं वो कहीं ना कहीं महिलाएं हैं। ये सुन के आपको बड़ा आश्चर्य होगा, इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल और दे देता हूँ। आप इंटरनेट पे इसको खोज सकते हैं या फिर किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं कि जब बच्चा पेट में होता है तो वो जो शुरुआती अवस्था होती है वो उसकी एक लड़की की तरह होती है, उसका पूरा शरीर लड़की की तरह ही डेवलप होता है। जब समय बीतता जाता है तो वो धीरे धीरे लड़के की तरह डेवलप होना शुरू हो जाता है, अगर उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम है तो, और अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो वह लड़की ही बनेगा। तो कुल मिला के जब हमारा जन्म होता है तो हम लड़की ही होते हैं। एक जो स्त्री होती है, एक माँ जो होती है, वही हमारा शरीर होता है, लेकिन एक एरर की वजह से हम पुरुष बन गए हैं। मतलब पुरुष भी कहीं ना कहीं एक तरह से महिला ही है। इसलिए इस पूरे संसार में सब कुछ माँ ही है, स्त्री ही है, देवी ही है। एक और मेरा खुद का हाइपोथेटिकल थॉट है, मैं ये मानता हूं कि आखिरकार महिलाओं को वाई क्रोमोसोम की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों किसी समय पे एक जो माँ रही होगी उसने वाई क्रोमोसोम डेवलप करा होगा? मुझे लगता है कि वो इसलिए करा होगा क्योंकि जब वो जन्म देती थी तो उस समय उसकी ऊर्जा विभाजित हो जाती थी और उसको सुरक्षा के भाव के लिए कोई ऐसा चाहिए था कि जब वो जन्म दे रही हो तो उसकी कोई सुरक्षा कर सके। तो इसलिए उसने वाई क्रोमोसोम को डेवलप करा, जो कि बच्चों को जन्म तो नहीं दे सकता था लेकिन जन्म देने में सहयोग पूरा करता है। इसलिए वह उसके आसपास में उसकी मदद के लिए हमेशा मौजूद रहता है, और जब यह बच्चों को जन्म दे रही होती है और उसके बाद के समय में यह उसको पूरा देखभाल करता है। मुझे लगता है कि वाई क्रोमोसोम शायद इसलिए डेवलप किया गया है। अब अगली थ्योरी है गॉड पार्टिकल से। जी हाँ, गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसोन। गॉड पार्टिकल इसका एक्चुअल में नाम नहीं है, इसका नाम है हिग्स बोसोन। इसमें यह कहा जाता है कि पूरे संसार में जब बिग बैंग हुआ होगा तो पूरे संसार में एनर्जी फैली होगी, और एनर्जी का अपना कोई मास नहीं होता है। अब मास नहीं होता है लेकिन हम आसपास जितनी सारी चीजों को देखते हैं इनमें तो मास होता है। अगर इनमें मास नहीं होगा तो ये तो एनर्जी की तरह इधर उधर भटकती रहेंगी। मास है इसलिए तो यह एक जगह पर स्थिर है, हम इनको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, इनका भार महसूस कर सकते हैं। लेकिन ऊर्जा में तो मास होता ही नहीं है। तो फिर ये जो ऊर्जा ब्रह्मांड में सबसे पहले बनी थी और पूरे ब्रह्मांड में फैली, इसके अंदर मास आया कहाँ से? तो हमारे शाक्त परंपरा में माना जाता है कि शिव और शक्ति के मिलन से संसार बना है। जहां शक्ति को ऊर्जा माना गया है तो वही शिव को परम आत्मा माना गया है। इनके मेल से ही पूरा संसार बनता है। अब इसको हिग्स बोसोन से कैसे रिलेट करें? जी, रिलेट करने की आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा सा भी ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आखिरकार हिग्स बोसोन की थ्योरी कहती क्या है? वह ये कहती है कि ये जो ऊर्जा थी, ये जो ब्रह्मांड बना था उस समय जो एनर्जी थी, उसमें कई सारे और दूसरे पार्टिकल्स भी बने, लेकिन जब ये एनर्जी हिग्स फील्ड के अंदर बोसोन पार्टिकल से कांटेक्ट में आई तो इसके अंदर मास आया। मतलब मटेरियल तभी बना, एनर्जी मटेरियल में तभी कन्वर्ट हुई जब वो बोसोन पार्टिकल से, हिग्स फील्ड के अंदर बोसोन पार्टिकल से कांटेक्ट में आई।
अब आप थोड़ा सा शाक्त परंपरा में जो शिव और शक्ति का मिलन बताया गया है, जो मैंने आपको बताया था अभी, आप उसको थोड़ा सा सोच कर देखिए। शिव और शक्ति के मिलन से पूरा संसार बना। यहाँ ऊर्जा और बोसोन पार्टिकल से मास आया और इस मास से जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स बने, एटम बने, मॉलिक्यूल बने, कंपाउंड बने, उससे ही सारे प्लैनेट्स बने हैं, सन बना, सोलर सिस्टम बना, मिल्की वे बना और पूरा ब्रह्मांड बना। आप और हम भी जो है एटम से बने हैं। हम एनर्जी से नहीं बने हैं। एनर्जी और एटम के बीच में, मास और एनर्जी के बीच में एक संबंध जरूर होता है, लेकिन हम सिर्फ एनर्जी से नहीं बने हैं। हमारे अंदर हम लोग जो बने हैं वो कहीं ना कहीं तभी बन पाए जब इस एनर्जी में मास आया। तो ये थ्योरी सीधा रिलेट करती है हमारे शाक्त परंपराओं से। हिग्स बोसोन के बारे में शायद से अभी कुछ आइंस्टाइन के समय पे ही इस बारे में डिस्कस किया जाता था ऑन पेपर, और जो इसका एविडेंस है वो अभी पिछले कुछ समय में ही हमको मिला है कि हाँ, बोसोन पार्टिकल होता है। लेकिन हमारे यहाँ हिंदू धर्म में यह बात कितने हजारों साल पहले लिख दी गई थी। आप सोचिए, मैं ये नहीं कहता कि उनके पास में कोई बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी थी और वो विलुप्त हो गई, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे ऋषि मुनि कितना गहन चिंतन करते थे पूरे संसार में कि आखिरकार ये संसार कैसे बना है और कैसे चल रहा है। उन्होंने उस विचार को उस समय सोच लिया था जो कि हमको आज पता चल रही है। इसके अलावा हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे धर्म ग्रंथों में कई सारे और ऐसे वैज्ञानिक तथ्य दिए हैं जो कि ब्रह्मांड के बारे में और फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बताते हैं, जो कि साइंस अब खोज रहा है या फिर आने वाले समय में वो खोजेगा। तो यह वीडियो हमारा यही खत्म होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें, और जो मैंने आपको बताया है उस पर अगर आपका कोई दूसरा मत है तो हमारे कमेंट बॉक्स खुले हैं, आप उस पर हमको बता सकते हैं। और साथ में अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो वो भी आपको बता सकते हैं। हम जल्द ही उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।